हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशांत चौहान। स्वागत है आपका आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। आज से हम अपनी नई लेक्चर सीरीज एनसीईआरटी धमाका स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम एनसीईआरटी फिजिक्स के हर लाइन को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड डेरिवेशन होगा वो भी आपको समझाया जाएगा। आप में से जिस भी बच्चे को पढ़ते हुए किसी भी तरीके का डाउट हो या और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 8755576866 पर टेक्स्ट करके बता सकता है। उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं कराया है, शेयर नहीं कराया है, वो लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी धमाका सीरीज के चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 1 क्या है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखिए इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो उन टॉपिक्स को देख लेते हैं, फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हम इस चैप्टर में अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे, देन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की बात करेंगे, फिर हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे, कुलाम्स लॉ की बात करेंगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जिसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे जिन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। देन हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड और साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की भी बात करेंगे क्योंकि बोर्ड पर्पज से नॉन यूनिफॉर्म वाला केस इंपॉर्टेंट है। फिर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया जाता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। गॉस लॉ की बात करेंगे, देन हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे। ये बेसिक टॉपिक्स के साथ हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और फ्रॉम बॉटम टू टॉप चैप्टर को डिस्कस करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए ध्यान से, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की एक एक लाइन को हम क्लियर करते चलेंगे। जहां भी जैसे प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें, जो लाइन समझ में ना आए उसे अंडरलाइन करके या मार्क करके आप हमें भेज सकते हैं। देखिए, ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर। हम सब ने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि हम क्या देखते हैं, स्पार्किंग होती है या हमें एक आवाज़ आती है जब भी हम अपने सिंथेटिक क्लोथ्स को या स्वेटर्स जो होते हैं उनमें से, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर में ज़्यादातर होता है ये। दिस इज ऑलमोस्ट इनवेटेबल विद लेडीज गारमेंट्स लाइक ए पॉलिस्टर साड़ी। और जो लेडीज़ की पॉलिस्टर साड़ी होती है उसमें तो ऑलमोस्ट होता ही है ये फिनोमेना। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? क्या आपने कोशिश करी है इसका स्पष्टीकरण जानने की कि भाई क्यों हो रहा है? अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। आप देखते होंगे कि जब बारिश के दिन होते हैं तो जब बिजली कड़कती है तो वो भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ये भी एक फिनोमेना किस चीज़ का है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस ए सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। हम जब अपनी कार का डोर ओपन करते हैं तब भी हमें फिनोमेना एग्जिस्ट करता है या फिर बस में भी। द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मेन रीजन क्या है इसके पीछे? द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंसेस क्या है आपका? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। हमारी बॉडी से चार्ज का डिस्चार्ज हो जाना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाना? डिस्चार्ज हो जाना। विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसिस। जो कैसे एक्यूमुलेटेड हुआ है? इंसुलेटिंग सर्फेसिस से रब होने के बाद। यू माइट हैव ऑल्सो हियर दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक शब्द सुनते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है बॉडी पर वो क्या कहलाता है आपका? बेसिकली जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस इज प्रिसाइसली द टॉपिक we are going to discuss in this and the next chapter।
इस चैप्टर में और उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम, जो मूव ना करे, या हम कह सकते हैं क्या, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, वो क्या है आपका स्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन में, मैं आपको साइड में बताता हूं, यहां पे एक सेकेंड, देखिए यहां से बेसिकली हम स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड आपकी तीन फिनोमिनस की बात करेंगे, फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल। फोर्सेस और फील्ड्स की बात करेंगे चैप्टर 1 में, और पोटेंशियल की बात होगी हमारी चैप्टर नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद वुल और सिल्क क्लोथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू थेल्स ऑफ माइलेट्स ग्रीस। ग्रीस के जो थेल्स लोग थे, थेल्स ऑफ माइलेट्स बोलते थे, अराउंड 600 BC, उन्हें क्रेडिट जाता है किस चीज का? द फैक्ट कि जब एम्बर रब्ड विद वुल और सिल्क क्लोथ अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स गोज टू थेल्स ऑफ माइलेट्स। मतलब क्या, उन्होंने क्या करा, एम्बर रोड को वुल और सिल्क क्लोथ के साथ रब करा, जिससे वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। द नेम इलेक्ट्रिसिटी कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन एम्बर। जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये नेम कहां से मिला आपका? एक वर्ड है ग्रीक वर्ड जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या होता है? एम्बर। मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रॉ। बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम रब करते हैं और वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है स्ट्रॉ, पिथबॉल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर्स। स्ट्रॉ, पिथबॉल्स ऑफ बिट्स ऑफ पेपर्स। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे भी कर सकते हैं इन इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ व्हाइट पेपर एंड लाइटली आयरन देम। टेक देम नियर ए टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। आप एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लीजिए, उसे आयरन कीजिए, और जो आपकी टीवी स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसका मॉनिटर जो है उसके पास लेके जाइए। यू विल सी दैट द स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन। जो आपकी स्ट्रिप होगी, पेपर स्ट्रिप होगी, वो अट्रैक्टेड होगी किसकी तरफ? स्क्रीन की तरफ। इनफैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर ए वाइल। वो कुछ सेकंड्स के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीन पर जाके ही रुक जाए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other। देखिए ध्यान से, अब यहाँ फिनोमिना क्या है? हम क्या करेंगे, दो रॉड्स को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे, उनके बीच में कहीं पर अट्रैक्शन भी होगा और कहीं पर रिपल्शन भी होगा। तो यह लाइन क्या लिखी है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब विद वुल और सिल्क क्लोथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। फिगर नंबर 1.1a। तो देखिए यहां से, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास दो ग्लास रॉड है, ये आपके पास सिल्क थ्रेड है या सिल्क क्लोथ। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं तो उस सिचुएशन में ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। अगर हमारे पास दो ग्लास रॉड है, उन्हें हमने सिल्क क्लोथ के साथ रब करा, तो दोनों ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगी। जब दोनों ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगी तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों ग्लास रॉड के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। इसीलिए यहां लाइन लिखी हुई है क्या, कि दे रिपेल ईच अदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड लिखा है इसके बाद में, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल ऑफ टू पीस ऑफ सिल्क क्लोथ विद विच द रॉड्स वर रब्ड ऑल्सो रिपेल ईच अदर। और जिन सिल्क क्लोथ से उन दोनों रॉड को रब करा गया, वो दोनों सिल्क क्लोथ भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्जेस। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद में also repel each other. However, the glass rod and wool attracted each other. लेकिन हमने कहा कि जब ग्लास रॉड को वुल के साथ में या सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करा गया, तो ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वुल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो उस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आपका अट्रैक्ट करेंगे। क्या नोटिस करा हमने? हमारे पास दो वुल क्लॉथ्स थे, दो ग्लास रॉड्स थी, हमने इंडिविजुअली उन्हें रब करा, दोनों ग्लास रॉड्स पे पॉजिटिव चार्ज, वो क्लॉथ्स पे आपका नेगेटिव चार्ज। तो जो आपके क्लोथ्स हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, जो आपके रॉड्स हैं वो आपस में रिपेल करेंगी, लेकिन रॉड और क्लोथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज। नाउ
On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod and repel the silk or wool with which the glass rod is rubbed. The glass rod repels the fur. देखिए यहां से, यहां आप देखेंगे डायग्राम में देख सकते हैं आप क्या सिचुएशन है। जब हमने ये फिनोमेना प्लास्टिक रॉड के साथ करा तो प्लास्टिक रॉड ने निगेटिव चार्ज एक्वायर करा, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जब निगेटिव चार्ज एक्वायर करा दोनों रॉड्स ने तो एक दूसरे को रिपेल करा। जब इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करा, यहां पर भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे। लेकिन अगर हम थर्ड डायग्राम को देखें तो हमने एक तो ग्लास रॉड ली है और एक क्या लिया है, प्लास्टिक रॉड। इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर है, इस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर है। तो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। In next para, if a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pith balls, nowadays we can use polyester balls. अभी हम polyester balls use करते हैं, polystyrene ball sorry, suspended by silk or nylon thread, then the balls repel each other. In figure number 1.d. अगर आप देखें ध्यान से तो हमने क्या लिया है, प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब्ड करने के बाद में टू स्मॉल पिथ बॉल्स सस्पेंडेड बाय सिल्क और नायलॉन थ्रेड, देन दे रिपेल ईच अदर। दैट मीन्स अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दो बॉल्स थी, एक ऐसे है, यहां पर भी है एक और एक बॉल यहां पर है आपकी, ठीक है, एक ये रही आपकी बॉल, ठीक है। तो होगा क्या, आपने कहा कि जो बॉल्स हैं सस्पेंडेड बाय सिल्क और नायलॉन थ्रेड, देन द बॉल्स रिपेल ईच अदर एंड और ऑल्सो रिपेल्ड बाय द रॉड। ये दोनों बॉल्स जो है आपकी रॉड से भी रिपेल होंगी और साथ साथ आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्यों करेंगी एक दूसरे को रिपेल, क्योंकि बोथ एक्वायर सेम चार्जेस। ए सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल्स आर टच विद अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। अगर हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब्ड करा और उसके कांटेक्ट में क्या लिया है, रॉड के कांटेक्ट में पिथ बॉल लिया है, तो वो भी क्या करेंगी, सेम इफेक्ट को शो करेंगी। दैट मींस रिपल्सिव फोर्स एक्स करेगी। ए ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट a pith ball touch with the glass rod attracts another pith ball touch with the plastic rods। हमने क्या करा, एक पिथ बॉल को ग्लास रॉड से रब करा, अनदर पिथ बॉल को प्लास्टिक से रब करा, तो उस सिचुएशन में दोनों पिथ बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ऐसा अट्रैक्शन का फोर्स क्यों लग रहा होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में दोनों बॉल्स के ऊपर अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होंगे। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर, क्या कि जब जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव ही चार्ज एक्वायर हो या निगेटिव चार्ज एक्वायर हो, वो डिपेंड करेगा कि आपने उसे रब्ड किसके साथ करा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दीज seemingly simple facts were established from year of efforts and careful experiments and their analysis। ये facts आप बहुत टाइम तक experiments करें। It was concluded after many careful studies by different scientists that were only two kind of an entity which is called the electric charge। इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद में ये बताया गया कि टू टाइप्स की एंटिटीज हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड्स, सिल्क, फर एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रिफाइड। ये सब इलेक्ट्रिफाइड हो सकती हैं। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। जब इन्हें रब करते हैं तो ये क्या एक्वायर करती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करती हैं। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन पिथ बॉल सजेस्टेड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट, जो हमने पिथ बॉल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा उससे हमें ये पता चला कि दो तरीके के इलेक्ट्रिफिकेशन होते हैं और उनसे हमें क्या पता चला, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हैं, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। द एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रॉड्स टू द पिथ बॉल्स ऑन कॉन्टैक्ट। जब हम दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो चार्ज क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट जाना। इट इज सेड दैट द पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रिफाइड और आर चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। तो यहां से क्या पता चला कि एक चार्ज की प्रॉपर्टी और है, वो क्या है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाते हैं, अगर वो दोनों बॉडीज चार्ज हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी जो दो तरीके के चार्जेस को डिफरेंशिएट करेगी, वो होती है पोलैरिटी ऑफ चार्ज।
चार्ज की पोलैरिटी से हम बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी क्या आपकी नेगेटिव, पोलैरिटी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन करेंगे जरूर। क्या है आपका? व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, द रॉड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ चार्ज एंड द सिल्क एक्वायर्स सेकेंड ऑफ चार्ज। हुआ क्या, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो रॉड ने एक तरीके का चार्ज एक्वायर करा, सिल्क ने एक तरीके का चार्ज एक्वायर करा। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। ये किसके लिए? ये किसी भी पेयर के लिए आपका वैलिड है। यहां पे एक लाइन एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ एक्वायर करते हैं, रब्ड करते हैं, तो सिल्क रॉड निगेटिव चार्ज एक्वायर करती है, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। लेकिन अगर हम सिमिलर फिनोमिना को में सिल्क क्लॉथ की जगह कैट स्किन का यूज करें, कैट स्किन या कैट फर बोल देते हैं हम इसे, तो उस सिचुएशन में ग्लास रॉड निगेटिव और कैट स्किन आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो हमें क्या पता चला कि हर केस में जरूरी नहीं होता कि पर्टिकुलर जो थिंग है आपकी वो सेम चार्ज एक्वायर करे। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। हम ये आपका ट्रू होगा उन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इलेक्ट्रिफाइड हो सकते हैं। नाउ इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रॉड इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद सिल्क विद विच इट वॉज रब्ड, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मेन थिंग क्या है कि अगर हम रब्ड करके उन्हें एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखें तो थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रिफाइड। चूंकि वो इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखे जाए तो वो उन्हें कुछ टाइम बाद ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। दस द चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। तो यहां से क्या पता चला हमें कि जब हम दो चार्ज बॉडीज को एक दूसरे की कॉन्टैक्ट में ले आते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता जाता है। ठीक है, what can you conclude from these observation? It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect. That means क्या, अगर unlike charges हैं और वो दो ऑब्जेक्ट्स पर हैं, सपोज मैं कहूं आपके पास कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्ट ये है एक ऑब्जेक्ट ये है, और मैंने कहा इसके ऊपर जो चार्ज है आपका माइनस टू चार्जेस हैं, इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लस प्लस, और जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. Benjamin Franklin के थ्रू आपका इन चार्जेस का नेमिंग करी गई, एक को पॉजिटिव चार्ज बोला गया और एक को नेगेटिव चार्ज बोला गया। We know that when we add a positive number to a negative number of the same magnitude, the sum is 0. और ये हम जानते हैं जब सेम मैग्नीट्यूड के दो नंबर्स को जिन पे एक पे पॉजिटिव साइन है एक पे नेगेटिव साइन है ऐड किया जाता है तो उसका सम कितना मिलता है, हमें 0 मिलता है। दिस माइट हैव बीन द फिलोसफी इन द नेमिंग ऑफ द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये भी एक फिलोसफी रही होगी चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव कहने के पीछे। बाय कन्वेंशन द चार्जेस ऑन ग्लास रॉड और कैट फर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड दस ऑन प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज टर्म नेगेटिव। वो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एक्सेस ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge it is said to be electrified or charged। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिफाइड है या फिर वो क्या है, चार्ज्ड है ऑब्जेक्ट। व्हेन इट हैज नो चार्ज इट इज सेड टू बी न्यूट्रल। और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, हम न्यूट्रल बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका ये पैराग्राफ है, इसे पढ़ते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन ओल्डन डेज द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर ट्रीटेड एज सेपरेटेड सब्जेक्ट्स। पहले के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट सब्जेक्ट माना जाता था। इलेक्ट्रिसिटी डील विद चार्जेस ऑन ग्लास रॉड्स, कैट्स फर, बैटरीज, लाइटनिंग एटसेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी यहां से डील्स की जाती थी, व्हाइल मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब इंटरेक्शंस ऑफ मैग्नेट्स, आयरन फिलिंग्स, कंपास नीडल एटसेट्रा। मैग्नेटिज्म जो थी आपकी डिस्क्राइब की जाती थी मैग्नेट से, आयरन फिलिंग से। इन 1820
Danish scientist Oersted found that a compass needle is deflected by the passing on electric current through wire placed near the needle. 1820 में ऑरेस्टेड साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है. कब शो कर रही है? जब उसके पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वो उसके पास है. एम्पियर एंड फैराडे सपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन. एम्पियर और फैराडे ने इसे सपोर्ट करा बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. एंड मूविंग मैग्नेट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और अगर मैग्नेट मूव कर रही है तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी. द यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड व्हेन द स्कॉटिश फिजिसिस्ट मैक्सवेल एंड डच फिजिसिस्ट लॉरेंट पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी वेयर दिस शोड द interdependence of these two subjects. This is called electromagnetism. इसकी श्योरिटी कब हुई? जब दो साइंटिस्ट, एक मैक्सवेल और एक लॉरेंज ने एक थ्योरी दी जिस पर्टिकुलर जोन को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. क्या बोला गया उसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मोस्ट ऑफ द फिनोमेना अकरिंग अराउंड अस कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. हमारे आसपास जितने फिनोमेना होते हैं वो सारे के सारे कहाँ डिस्क्राइब होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. बेसिकली आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है, वहां पर हम इसे डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे. Virtually every force that we can think of, like friction, chemical force between atoms holding the matter together, and even the forces of describing processes occurring in cells of living organisms, have its origin in electromagnetic force. बेसिकली क्या बताया गया? जितने भी आपके नेचर में एग्जिस्टेंस हो रही है जिन भी चीज़ों की, उनके बीच में किसी ना किसी तरीके का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है. और उसे हमने किससे रिलेट करा? उसका बेसिक ओरिजिन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? आपका फंडामेंटल फोर्स इन नेचर है. अब यहाँ एक शब्द आया फंडामेंटल, दैट मीन्स वो किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, वो सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. मैक्सवेल पुट फोर्थ 4 equations that play the same role in classical electromagnetism and as Newton's equations of motion and gravitational law play in mechanism. मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी जो कैसा रोल प्ले कर रही थी? जैसे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन लॉ प्ले करते हैं किसमें? मैकेनिज्म में. ही ऑल्सो आर्ग्यू दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. और इन्होंने ही क्या बताया कि लाइट कैसे नेचर को शो करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को शो भी करती है. एंड इट्स स्पीड कैन बी फाउंड बाय मेकिंग प्योरली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मेजरमेंट्स. और लाइट की स्पीड को हम प्योरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मेजरमेंट्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. ही क्लेम दैट द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स इज इनिशिएटली रिलेटेड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. और इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि जो ऑप्टिक्स है, जो लाइट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, वो भी किससे रिलेट करती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेट करती है. द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन. जितनी भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है? फंडामेंटल क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन एंड ए वाइड वेराइटी ऑफ द प्रैक्टिकल अप्लायंसेज used in daily life are based on the principles of the science. Although charged particles in motion exert both electric and magnetic force. ये बेसिकली सारी चीजें बोल दी इन्होंने. क्या ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है? क्या ये क्वेश्चन बनता है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो वो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा. इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर ऑल द चार्जेस आर एट रेस्ट, द फोर्सेस आर प्योरली इलेक्ट्रिकल. अगर सारे चार्जेस रेस्ट में, हम एक ऐसे फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पर सारे चार्जेस कैसे हैं? रेस्ट में, तो वो केवल और केवल कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स. यू नो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स. हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है. इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इवन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज because the force is decreasing inversely as the square of the distances between the interacting bodies. हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लार्ज रेंज फोर्स है, लेकिन स्टिल जब उन दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में वहां पर इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा. क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि जो फोर्स होता है, बेसिकली जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के. किसके? 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के. We will learn in this chapter that electric force is also a pervasive and it is in a fact stronger than the gravitational force by several orders of magnitude.
और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। नाउ ए सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, इसे डिटेक्ट करने के लिए एक apparatus डिजाइन करा गया जिसे क्या बोला गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला गया। क्या बोला गया, जिसे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड हाउस इन ए बॉक्स। इसके अंदर क्या है, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक वर्टिकल रॉड है विद 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड, जिसमें आपकी 2 थिन गोल्ड लीव्स हैं जो इसके बॉटम एंड पे अटैच हैं। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट टच द मेटल नॉब, जब मेटल नॉब पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को टच किया जाता है एट द टॉप ऑफ द रॉड, चार्ज फ्लोज ऑन द लीव्स एंड दे डाइवर्ज। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। ये मेन लाइन ये है इसकी, देखिए। अभी इसे विद डायग्राम डिस्कस करेंगे, टॉपिक को देखते हैं ध्यान से। देखिए, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, ये नीचे गोल्ड लीव्स है, ये रबड़ से इसे फिक्स कर रखा है बॉक्स में, ये ऊपर मेटल नॉब है। तो जैसे ही हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम इस तरफ दिखाया गया है, जैसे ही मेटल नॉब के पास एक चार्ज रॉड को लाकर टच कराया जाता है तो चार्ज ट्रांसफर होता है, बॉडी में ट्रांसफर होता है तो गोल्ड लीव्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जितना ज़्यादा इनके बीच में रिपल्शन होगा, जितनी ज़्यादा डिग्री होगी यहाँ पर, वही स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन को डिटेक्ट करेगा। वही किसे डिटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन को डिटेक्ट करेगा। स्टूडेंट कैन मेक ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एज फॉलो। आप लोग भी इसे बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से डायग्राम रहेगा, ये डायग्राम है आपका, बाकी पढ़ते हैं। देखिए, टेक ए थिन एल्यूमिनियम कर्टेन रॉड विद बॉल्स एंड्स फिटेड फॉर द हैंगिंग द कर्टेन। Cut out a piece of length about 20 cm with the ball at one end and flatted the cut end. कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। Take a large bottle that can hold this rod and cork which will fit in the opening of the bottle. यहाँ पर एक कॉर्क लगा देंगे और इसमें आपको इसे रॉड को फिट कर देंगे हम इस तरीके से। Make a hole in the cork sufficient to hold the curtain rod snugly. Slide the rod through the hole in the cork with the cut end on the lower side and a ball end projecting above the cork. For a small thin aluminium foil in the middle and attach it to the flattened end of the rod by cellulose tube. कुल मिला के आपको क्या करना है, इस तरीके से सेटअप डिजाइन कर लेना है। ये आपके जो आपने शीट कट करी थी, ये आपकी रॉड हो गई, ये नोब हो गया उसका, ये कॉर्क हो गया, और इसे यहाँ पर आप फिक्स कर देंगे। This forms the leaves you of your electroscope. Fill the cork in the bottle. Fit the cork in the bottle with about 5 cm of the ball and projecting above the cork. A paper scale may be put inside the bottle in advance to measure the separation of leaf. हम यहाँ पर एक पेपर स्केल को फिट कर सकते हैं, वो किस लिए, कि जब ये डाइवर्ज होंगी तो इनके बीच का कितना सेपरेशन है वो उसे मेजर करने के लिए। द सेपरेशन इज रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप। और एक रफ मेजरमेंट होगा जिससे हम अमाउंट ऑफ चार्जेस की पता लगाएंगे कि कितना इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्जेस है। टू अंडरस्टैंड how the electroscope work, use the white paper strips we use for seeing the attraction of charged bodies. ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रोस्कोप वर्क कैसे करता है, हम क्या लेंगे, यूज द व्हाइट पेपर स्ट्रिप्स। हम व्हाइट पेपर स्ट्रिप्स का यूज करेंगे। वी यूज फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज बॉडीज। फोल्ड द स्ट्रिप्स इनटू हाफ सो दैट यू मेक ए मार्क ऑफ फोल्ड। ओपन द स्ट्रिप एंड आयरन इट लाइटली विद द माउंटेन फोल्ड अप। देखिए ध्यान से, इस तरीके से एक स्ट्रिप लेंगे, इसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से कर देंगे। ये जो इसका टॉप पॉइंट है इसे आयरन करेंगे। देन यू वुड नोटिस दैट द 2 हाफ मूव अपार्ट। तो हम क्या नोटिस करेंगे, जैसे इसे आयरन किया जाएगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। बोथ द हाफ्स हैव द सेम चार्ज। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर पोलैरिटी कैसी है, सेम है। अभी हम पीछे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पोलैरिटी सेम है तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। हैंस द रिपेल ईच अदर। द सेम इफेक्ट इज सीन इन द लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इसी तरीके का इफेक्ट आपका इलेक्ट्रोस्कोप में हमें देखने को मिलता है। देन आफ्टर ऑन चार्जिंग द कर्टेन रॉड बाय टचिंग द बॉल एंड with an electrified body, charge is transferred to the curtain rod and the attached aluminum foil. Obviously जब हम टच करेंगे किसी इलेक्ट्रीफाइड बॉडी से आपका इसे, तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर होगा तो एक दूसरे के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सेम चार्जेस होगा, रिपेल करेगा। द डाइवर्जेंस इन द लीव्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन देम। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उन दोनों बॉडीज के बीच में
दो हाफ पेपर्स ऑफ के बीच में आपका रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा, डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करेगा। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल्स बॉडीज एक्वायर चार्ज। तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटेरियल बॉडीज चार्ज को एक्वायर क्यों करती है। यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम सब जानते हैं कि मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू कंटेन चार्जेस बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस। हम जानते हैं कि नॉर्मली जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, बट दे कंटेन चार्जेस, लेकिन उनके जो चार्जेस हैं आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। वो चार्ज कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, उनके बीच में आपका इंटरएटॉमिक फोर्सेस लगते हैं जो एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को बांधे रखता है। फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन सॉलिड, सॉलिड में एटम्स को जोड़े रखता है। द एडेसिव फोर्स ऑफ ग्लू, ग्लू के बीच में क्या लगता है, एडेसिव फोर्स लगता है। फोर्सेस एसोसिएटेड विद सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के केस में भी आपका फोर्स एग्जिस्ट करता है। ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जितने भी ये फोर्सेस हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं बेसिकली इन नेचर। अराइजिंग फ्रॉम द फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. It is therefore essential that we learn more about such a force. तो हमें इन फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे फोर्सेस हैं जो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। टू इलेक्ट्रीफाई ए न्यूट्रल बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। हमें क्या करना होता है, या तो एक तरीके के चार्ज को ऐड कर दो या एक तरीके के चार्ज को क्या कर दो, कम कर दो। when we say that a body is charged, अगर हम कह रहे हैं कि एक बॉडी चार्ज है, we also refer to this excess charge or defect of charge। तो हम ये जानते हैं, हम इस चीज को किससे रेफरेंस दे सकते हैं कि या तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज एक्सेस में है या फिर उसमें एक चार्ज की क्या है, कमी है। इन सॉलिड्स सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम, सॉलिड्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेस टाइटली आपके बाउंडेड होते हैं। आर द चार्जेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, वो चार्जेस हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ए बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाई लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैं कहूँ आपके पास एक आपका सोडियम है, आप सब जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। नाउ अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो या फिर कुछ इस तरीके से 2 फर्स्ट ऑर्बिट 8 और आपका 1, तो ये जो 1 है ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपका फ्री है। तो इसे क्या करेंगे, अगर हम ये लाइन लिखी, ए बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया जाए, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, लॉस कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में हम सब जानते हैं कि सोडियम कैसा चार्ज एक्वायर करता है, सोडियम आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। कैसा चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। सिमिलरली ए बॉडी कैन बी चार्ज निगेटिवली, ऐसे ही क्या है, एक बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज होगी जब क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, जिसकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। सोडियम पे तो एक एक्स्ट्रा था, जिसकी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। When we rub a glass rod with silk, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, सिल्क क्लोथ निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं, सिल्क क्लोथ में। thus the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged. No new charge is created in the process of rubbing. Also, the number of electrons that are transferred is a very small fraction of the total number of electrons in the material body. हमने क्या देखा कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें कोई भी नया चार्ज अराइज नहीं होगा, चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा। Also, only the less tightly bound electrons in the material body can be transferred from it another by rubbing. जब हम रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड नहीं होते वही ट्रांसफर हो पाते हैं, जो टाइटली बाउंड होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते। Therefore, when a body is rubbed with another, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, the bodies get charged and that is why we have to stick to certain pairs of materials to notice charging on rubbing the bodies. और इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि जब चार्ज को हम रब करते हैं तो आपके जो पेयर्स हैं मटेरियल्स के, उनमें एक में पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज आता है।
तो बेसिकली हमने यहाँ तक जो पढ़ा, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी। चार्जेस की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमने दो बॉडीज को रब्ड करा के एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज अराइज कराया। साथ साथ हमने कंजर्वेशन की बात करी कि किसी भी तरीके का नया चार्ज अराइज नहीं होगा, सिर्फ चार्ज क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। और हमने चार्ज की पोलैरिटी की बात करी, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उनके बीच में कहाँ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन कब होगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे, रिपल्शन कब होगा, जब लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए ध्यान से, बेसिकली सब जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, दोज materials which passes electricity through them are conductor or those are not allowed to pass electric current through them are insulators। हम इस बेसिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। देखिए हमसे, देखिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ए मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब विद वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। अगर हम कहीं मेटल रॉड है हमारे हाथ में है नॉर्मली और हमने उस वूल के साथ रब कर रहे हैं तो हमारे उस पर कोई चार्ज नहीं है। हाउएवर इफ ए मेटल रॉड विद ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब विद टचिंग इट्स मेटल पार्ट इट शोज साइंस ऑफ चार्जिंग। लेकिन अगर वो मेटल रॉड आपकी क्या है, किसी प्लास्टिक हैंडल या वुडन हैंडल में है तो वो चार्जिंग को शो करेगा। सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ द कॉपर वायर टू ए न्यूट्रल पिथ बॉल एंड द अदर एंड ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड। हमने क्या करा, एक पिथ बॉल ली, उसके एक एंड को पिथ बॉल से कनेक्ट करा और दूसरे को किससे, प्लास्टिक रॉड से। वी विल फाइंड दैट द पिथ बॉल एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज। हम क्या फाइंड करेंगे, पिथ बॉल पे कैसे चार्ज होगा, आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा। इफ ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद ए नायलॉन थ्रेड और ए रबर बैंड नो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस फ्रॉम द प्लास्टिक रॉड टू द पिथ बॉल। अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट नायलॉन थ्रेड और रबर बैंड से करें तब भी आपका किसी भी तरीके का चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल पे। व्हाई डज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द रॉड ऑफ द बॉल। लेकिन ये चार्ज ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो पर्टिकुलर मटेरियल में ही चार्ज को ट्रांसफर कराती है। सम सब्सटेंसेस रेडली अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, अदर्स डू नॉट। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो चार्ज को पासिंग करने के लिए परमिशन देते हैं, बाकी सब्सटेंसेस नहीं देते। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से या अपने बॉडी में से आपके चार्ज को पास करने की परमिशन दें, दैट मीन्स क्या प्रोड्यूस कराएं, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराएं, वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। They have electric charges that are comparatively free to move inside the materials। उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके क्या होंगे, इजिली मटेरियल्स में मूव करेंगे। मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज आर द कंडक्टर्स। देखिए मेटल, जितने भी मेटल्स हैं सब कंडक्टर्स हैं आपके मोस्टली। ह्यूमन, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर्स। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to passes of electricity through them। कुछ नॉन मेटल्स जैसे ग्लास, पोर्सलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है टू द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट को पास होने ही नहीं देते, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उनका। दे आर कॉल्ड, उन्हीं क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर बोलते हैं। मोस्ट सब्सटेंसेस fall into one of the two classes stated above। देखिए ये स्टार है, देख लेते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। देयर इज ए थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो हमने क्या कर देखा, एक कैटेगरी हो गई हमारे पास कंडक्टर, दो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। दूसरी हो गई आपकी इंसुलेटर जो आपकी नहीं करते, और इनकी एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर्स, विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जो रेजिस्टेंस तो ऑफर कराते हैं लेकिन वो रेजिस्टेंस किसके इंटरमीडिएट होता है, कंडक्टर के और इंसुलेटर के। कुछ बेसिक स्पेशल कंडीशंस में टेम्परेचर को इंक्रीज करके सेमीकंडक्टर्स में करंट को फ्लो कराया जाता है इजीली। व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू ए कंडक्टर इट रेडली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर थोड़ा चार्ज कंडक्टर में ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या होगा, कंडक्टर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। In contrast, if some charge is put on the insulator, it stays at same place। You will learn why this happen in the next chapter। देखिए पहली लाइन कहती है कि अगर कंडक्टर पर चार्ज ट्रांसफर कराया आपने तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर ही आ जाएगा, और जब सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हम इस चीज़ को हम प्रूफ भी करेंगे।
दूसरी लाइन कहती है कि अगर हम बात करें किसकी, इंसुलेटर की, तो उसमें जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर चार्ज रहेगा, और इसके बारे में हम क्या नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द materials tells you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair on rubbing, but a metal article like spoons does not. उस ये प्रॉपर्टी बताती है कि जो प्लास्टिक कॉम है, नायलॉन है, वो ही क्यों आपके इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, क्योंकि उन पे जो चार्ज होता है वो वहीं उसी पोजीशन पे प्लेस हो जाता है, लेकिन मेटल्स में नहीं होता ऐसा केसेस। क्यों? क्योंकि मेटल्स में चार्ज कर जाता है, आपका फ्लो करा जाता है। द चार्जेस ऑन लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स आर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी चार्जेस ऑन मेटल है, मेटल से जो चार्ज लीक होता है थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। When we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge of the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor such as our body. अगर क्या बोलते हैं, when we charge a body, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं in contact with the earth, all the excess charge, जितना भी excess charge होगा वो बॉडी disappear हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि momentary current flow होगी by सप्लाई जो मिलेगी आपको अर्थ से मिलेगी। कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं कहूँ आपके पास कि आपके पास एक बॉडी है और यहाँ पर आपका एक्सेस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर मैं इसकी अर्थिंग कर दूँ तो आपका जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कुछ ऐसे, क्या जाएंगे यहाँ से? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग ऑफ और अर्थिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? या तो ग्राउंडिंग करना बोलते हैं या बोलते हैं अर्थिंग बोलते हैं इसे। अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। और अर्थिंग से आपके जो अप्लायंसेस हैं ये सब क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनमें एक्सेस चार्ज प्रोड्यूस होता है वो सारा कहाँ सप्लाई होता है? अर्थ में। ए थिक मेटल प्लेट इज buried deep into the earth and thick wires are drawn from the plate. These are used in building for the purpose of earthing near the main supply. जहाँ पे आप जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें थिक मेटल प्लेट्स को नीचे की तरफ दबा दिया जाता है और उसका कनेक्शन मेन सप्लाई से कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? कि जब भी बिल्डिंग में जो भी आपकी वायरिंग फिटिंग है उसमें एक्सेस ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो तो वो सारा का सारा कहाँ हो जाए? अर्थ में फ्लो हो जाए। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेज हैज़ 3 वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसमें 3 वायर होते हैं। एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर एंड अर्थ। द फर्स्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन। जो आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर होती है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। एंड द थर्ड इज अर्थ बाय कनेक्टेड टू बरीड मेटल प्लेट। और जो आपकी तीसरी वायर होती है उसे किससे कनेक्ट कर जाता है? अर्थ के अंदर जो हमने मेटल प्लेट को लगाया उसमें कनेक्ट कर देता है। मेटेलिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। व्हेन जितनी भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होंगे उन सब में भी अर्थ वायर होती है आपकी। व्हेन एनी फॉल्ट अकर्स और लाइव वायर टचेस द मेटेलिक बॉडी, जब भी कोई फॉल्ट होता है या लाइव वायर मेटेलिक बॉडी से टच होती है, द चार्ज फ्लोज टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेज एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द ह्यूमन। जो चार्ज होता है वो अर्थ में फ्लो होता है बिना किसी अप्लायंसेस को खराब किए और ना ही किसी भी तरीके की जो ह्यूमन होता है कॉन्टैक्ट में होता है उसे भी किसी तरह की इंजरी नहीं होती। दिस वुड हैव अदरवाइज बीन अनअवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसे अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? बेसिकली हम अर्थिंग करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके कुछ टॉपिक डिस्कस करें। बाकी टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।